नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष फौजदार डायरेक्ट क्लासेस के से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो परसों हमने एक चैप्टर ख़त्म किया था महाराणा कुंभा के बारे में। तो उसमें मैंने बताया कि महाराणा कुंभा जब शासन कर रहे थे तो उनके सामने दो समस्याएं थी। एक तो अपने पिता के हत्यारे चाचा और मीरा को मारना, और दूसरा था रणमल को भगाना। रणमल की सहायता से चाचा मीरा को मारा और दासी भरमल की सहायता से रणमल को मार दिया। फिर राव जोधा के पीछे चले थे। राव जोधा के मध्य में और राणा कुंभा के मध्य में हंसाबाई ने एक संधि करवाई थी, आवल बावल की संधि। और उसी आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का पृथक्करण किया गया था और उसका मुख्य बिंदु रखा गया था सोजत पाली को। फिर मैंने बताया था कि 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट। उसमें महाराणा कुंभा विजय हुए थे और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर बताया था कि एक संधि हुई थी 1456 में, जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। और चंपानेर की संधि हुई थी गुजरात के कुतुबुद्दीन के साथ और मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। उन दोनों के मध्य में चंपानेर की संधि होती है 1456 में, और उसी संधि के तहत ये महाराणा कुंभा पे अटैक करते हैं 1457 में, और युद्ध होता है बदनौर का युद्ध, और उस युद्ध में भी महाराणा कुंभा जीत जाते हैं। फिर जीतने के बाद उस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर मैंने एक कुछ दुर्ग बताए थे, जैसे बसंती दुर्ग है, चलगढ़ दुर्ग है, भूमट का दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। ये सभी दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा है कि मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। यहाँ तक हमने कल क्लियर कर लिया था, और आज हम देखेंगे कि महाराणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां। महाराणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां। कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां। प्रमुख उपलब्धियां जैसे अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। दूसरा है राणो रासो। राणो रासो। तीसरा है हाल गुरु। हाल गुरु। चौथा है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। छाप गुरु। दान गुरु। चाप गुरु। ये जितनी भी उपाधियां, वैसे तो महाराणा कुंभा की प्रमुख जो उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां मानी जाती हैं 64। टोटल 64 उपाधियां मानी जाती है महाराणा कुंभा की। लेकिन एग्जाम में कुछ यही जो इतनी मैंने लिखाई है वही सफिशिएंट होती है, क्योंकि 64 तो कोई याद कर नहीं सकता। वैसे जैसे गुरु, रायण, रासो, अगर ये शब्द कहीं किसी भी के पीछे मिलते हैं तो समझ लेना वो महाराणा कुंभा से प्रमुख उपलब्धियां हैं। जैसे अभिनव भट्टाचार्य है। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने संगीत में अच्छा ज्ञान था, संगीत के प्रेमी थे, इसलिए इन्हें संगीत के प्रेमी होने के कारण, संगीत का प्रेमी, महाराणा कुंभा संगीत के प्रेमी थे, इसलिए उन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। राणो रासो विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण, विद्वानों के आश्रयदाता, विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण राणो रासो कहा जाता है। हाल गुरु यानी गिरी दुर्गों के स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्गों के स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्गों के स्वामी होने के कारण हाल गुरु कहा जाता है। हिंदू सुल्तान महान हिंदू शासक होने के कारण, महान हिंदू शासक होने के कारण, महान हिंदू शासक होने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा जाता है। छाप गुरु छापामार युद्ध पद्धति में, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण। दान गुरु
दान देने के कारण, दान देने के कारण, दान देने के कारण, दान देने के कारण। चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण। तो ये 64 उपाधियां महाराणा कुंभा की बताई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। पहली है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य का मतलब संगीत का प्रेमी थे महाराणा कुंभा। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें राणो रासो कहा जाता है। गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें हालगुरु कहा जाता है। महान हिंदू शासक होने के कारण इन्हें हिंदू सुरताल कहा जाता है। छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण इन्हें छाप गुरु कहा जाता है। दान देने के कारण, दानी दाता होने के कारण इन्हें दान गुरु कहा जाता है। और धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें चाप गुरु कहा जाता है। तो ये कुंभा की प्रमुख उपाधियां हैं और इन उपाधियों का वर्णन हमें मिलता है। एक तो मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, और एक मिलती है विजय स्तंभ से, विजय स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति से इन उपाधियों का हमें जानकारी मिलती है। तो संगीत का प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणो रासो, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हालगुरु, महान हिंदू शासक होने के कारण हिंदू सुल्तान, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण छापामार, और दान देने के कारण होने दान देने के कारण दान गुरु, और धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें चाप गुरु कहा जाता है। दोस्तों ये तो महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां हो गई। अब उसके बाद हम करेंगे कि महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रची गई, यानी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। अब बात करेंगे महाराणा कुंभा की प्रमुख पुस्तकें। महाराणा कुंभा की प्रमुख पुस्तकें, महाराणा कुंभा की प्रमुख पुस्तकें देखना। महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तक लिखी गई, जैसे संगीत राज, संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, काम रजत सागर, काम रजत सागर, चंडी शतक, चंडी शतक, हरिवर्तिका, हरिवर्तिका, प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, हरिवर्तिका, चंडी शतक, काम रजत सागर, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांस, संगीत राज, और एक है वीर रसिक प्रिया, वीर रसिक प्रिया, वीर रसिक प्रिया, वीर रसिक प्रिया। ये कुंभा की प्रमुख पुस्तकें हैं। ये महाराणा कुंभा की प्रमुख पुस्तकें हैं। संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, काम रजत सागर, चंडी शतक, हरिवर्तिका, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, और वीर रसिक प्रिया, और वीर रसिक प्रिया। ये वही वीर रसिक प्रिया है जिसमें महाराणा कुंभा ने महाराणा हम्मीर को वीर राजा की उपाधि प्रदान की, वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये दोस्तों ये कुंभा की प्रमुख पुस्तकें हैं, ये कुंभा की प्रमुख पुस्तकें हैं। अब हम बात करेंगे कुंभा के बारे में अन्य जानकारियां, कि जैसे कुंभा के दरबारी कवि का नाम क्या था। कुंभा के दरबारी कवि, कुंभा के दरबारी कवि, दरबारी कवि, कुंभा के दरबारी कवि का नाम था कानव्यास। कुंभा के दरबारी कवि का नाम था कानव्यास, और कानव्यास ने एक पुस्तक लिखी थी, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य।
कुंभा के दरबारी कवि का नाम क्या है? कानव्यास। और कानव्यास ने पुस्तक लिखी थी एकलिंग महात्म, और इसी एकलिंग महात्म के पहले भाग को, इसके पहले भाग को राजवर्णन कहा जाता है। पहले भाग को राजवर्णन कहा जाता है, और इस राजवर्णन की रचना स्वयं कुंभा के द्वारा की गई थी, स्वयं कुंभा के द्वारा की गई। क्लियर कि कुंभा का दरबारी कवि कौन है? कानव्यास। और कानव्यास ने पुस्तक कौन से लिखी है? एकलिंग महात्म। और एकलिंग महात्म के पहले भाग को क्या कहा जाता है? राजवर्णन। और इस राजवर्णन की रचना किसने की थी? स्वयं कुंभा के द्वारा। अब बात करते हैं कि इनका दरबारी इनका प्रधान शिल्पी यानी वास्तुकार, प्रधान शिल्पी था मंडन। प्रधान शिल्पी था मंडन। इनका प्रधान शिल्पी था मंडन। और मंडन के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? मंडन। मंडन को कहा जाता है महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी। इस मंडन का एक छोटा भाई था नापा। मंडन का एक छोटा भाई था, मंडन का छोटा भाई था नापा। और इसने वास्तुकला पर यानी स्थापत्य कला पर, वास्तु मंजरी ग्रंथ, कौन सा है? वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा। वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था नापा के द्वारा। और नापा कौन है? मंडन का छोटा भाई है। और मंडन के छोटे भाई नापा ने वास्तुकला पर वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था। उसके बाद देखना, वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा। इस मंडन का एक बेटा था गोविंद। ये मंडन का बेटा था, मंडन का पुत्र। इस गोविंद ने वास्तुकला पर कला निधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका ग्रंथ लिखे। तो गोविंद मंडन का पुत्र था और वास्तुकला पर कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका 3 ग्रंथ लिखे थे। तो ये कौन थे? गोविंद मंडन के पुत्र थे। वास्तुकला पर 3 ग्रंथ लिखते हैं, कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका। देखना, कुंभा की एक पुत्री थी, महाराणा कुंभा की पुत्री थी, रमाबाई। नाम है रमाबाई, जिसे साहित्य में कहा जाता है बागीश्वरी, जिसे साहित्य में बागीश्वरी कहा जाता है। दोस्तों, महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई, और रमाबाई को कहा जाता है बागीश्वरी। क्या कहा जाता है? बागीश्वरी कहा जाता है। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई, और रमाबाई को कहा जाता है बागीश्वरी। इनकी एक दूसरी रानी हुआ करती थी सुमति झाली रानी। सुमति झाली रानी ने अपना गुरु बनाया रैदास को, और मेवाड़ राजघराने में भक्ति परंपरा शुरू की। मेवाड़ राजघराने में भक्ति परंपरा की शुरुआत की। तो उनका नाम है, महाराणा कुंभा की रानी हुआ करती थी सुमति झाली रानी, जिन्होंने अपना गुरु किसे बनाया था? रैदास को। और उन्होंने मेवाड़ राजघराने में पहली बार भक्ति परंपरा की शुरुआत की। और इसी भक्ति परंपरा में आती है मेवाड़ राजघराने की भूति मीराबाई। अब देखना, इस महाराणा कुंभा की हत्या इसके छोटे बेटे, बड़े बेटे, इसके महाराणा कुंभा की हत्या कर देते हैं। कौन? उदा। महाराणा कुंभा की हत्या 1468 में किसने की? उदा, जिसे कहते हैं उदयकरण।
कुंभा की हत्या 1468 में उदा यानी उदयकरण करता है। उसके बाद देखना, इसीलिए उदा को मेवाड़ में पितृअंता कहा जाता है। मेवाड़ में पितृअंता कहा जाता है। मेवाड़ में पितृअंता कौन है? उदा उदयकरण, जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। ये कुंभा के बड़े बेटे हुआ करते थे। कुंभा के एक और बेटे हुआ करते थे, रायमल। रायमल यानी उदा तो शासक नहीं बन सका, लेकिन रायमल को शासक बना दिया सरदारों ने। और रायमल देखना, रायमल ने सदाशिव मंदिर, कौन सा है? सदाशिव मंदिर, सॉरी अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी का शिव मंदिर, अद्भुत जी का शिव मंदिर बनवाया और एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। रायमल के द्वारा कुंभा के बाद अगला शासक कौन है? रायमल। इसका छोटा बेटा अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं और एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं। इस रायमल के तीन पुत्र हुए। एक का नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार कहा जाता है। दूसरा है जयमल, और तीसरा है संग्राम सिंह फर्स्ट, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं राणा सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई। ये ताराबाई रूठ करके अजमेर दुर्ग में रही थी, इसलिए अजमेर दुर्ग का नाम पड़ गया था तारागढ़। ये ताराबाई रानी किसकी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। रूठ करके कहां चली गई थी? तारागढ़ में। इन्हें भी रूठी रानी कहा जाता है। रूठी रानी उमादे को भी कहा जाता है और दोनों की दोनों तारागढ़ दुर्ग में जाके रही थी। तो ताराबाई के नाम पे ही अजमेर यानी अजय मेरू दुर्ग का नाम पड़ा था तारागढ़। जयमल और संग्राम सिंह फर्स्ट में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें राणा सांगा जीत गए और इनका शासनकाल 1509 से 1528 के मध्य तक है। 1509 से 1528 के मध्य तक है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे राणा सांगा पे। यहाँ पे महाराणा कुंभा एकदम बिल्कुल क्लियर हुए। तो महाराणा कुंभा की हत्या की थी 1468 में उदा यानी उदयकरण के द्वारा, और उदा को मेवाड़ में पितृअंता कहा जाता है। शासक हुए अगले रायमल, और रायमल ने अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। रायमल के तीन पुत्र हुए, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह फर्स्ट, जिन्हें राणा सांगा बोलते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं और पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी थी ताराबाई, और ताराबाई के नाम पे अजमेर दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? तारागढ़। दोस्तों, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये कंटेंट कुछ ऐसा ही है, ये कैसा बोर्ड है और पता नहीं कैसी वीडियो है। हो सकता है लग रहा हो आपको, लेकिन मेरे पास जितनी सुविधा है मैं आपको भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी के माध्यम से आपको पूरी नॉलेज दूँ, आपको पूरा कंटेंट दूँ। क्योंकि क्यों कहते हैं ना कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। तो दोस्तों, बस यही है कि मैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो पेश कर रहा हूँ ना, वो होता है वो, और कोई भी पढ़ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हर किसी के लिए। तो अच्छा कंटेंट है मेरे हिसाब से। तो आपको कैसा लगा कंटेंट, तो इस बात को आप खुद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कल तक के लिए।